नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मन्यूज 24/7। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। डबल मनी मामले में सलाखों के पीछे बंद आरोपियों के समर्थकों ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। तीन घंटे बाद बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। स्वास्थ्य विभाग के सामने आई लापरवाही, स्वर्ग सिधार चुके डॉक्टर को जारी किया नोटिस, 7 दिन के भीतर जवाब नहीं देने पर सेवा समाप्ति की दी चेतावनी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर एक और बड़ा आदेश, 25 मई तक सभी प्रत्याशी पद की पूरी हो जाएगी आरक्षण प्रक्रिया। बैयर सिवनी पर सफर करना होगा महंगा, सड़क पर चलने के लिए देना होगा टोल टैक्स। जिला पंचायत सदस्य राम कुमार नकपुरे ने अपने समर्थकों के साथ थामा कांग्रेस का दामन। कोतवाली पुलिस ने नगर के वार्ड नंबर 10 मटन मार्केट में गौमांस बेचते हुए एक महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 5 किलो गौमांस जब्त किया गया है। गिरफ्तार महिला सुल्ताना बेगम उर्फ बायापति रियाज खान 50 वर्ष और उसके बेटे निजामुद्दीन खान पिता रियाज खान 24 वर्ष, दोनों ही वार्ड नंबर 10 मटन मार्केट बालाघाट निवासी है, जिन्हें 21 मई को न्यायालय में पेश किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 मई को कोतवाली के उप निरीक्षक RS कौशल को सूचना मिली कि नगर के वार्ड नंबर 10 मोटर मार्केट में एक महिला और उसका बेटा अपने घर के सामने प्लास्टिक की थैली में गोमांस रखकर बेच रहे थे। इस सूचना पर उप निरीक्षक श्री कौशल अपने स्टाफ के साथ वार्ड नंबर 10 मटन मार्केट पहुंचे। पुलिस को देखकर महिला और उसका बेटा छिपने का प्रयास करने लगे। दोनों को मौके पर पकड़ा गया। उन्होंने पूछताछ करने पर अपना नाम सुल्ताना बेगम उर्फ बायापति रियाज खान और उसके बेटे निजामुद्दीन पिता रियाज खान वार्ड नंबर 10 मटन मार्केट निवासी बताया, जिनके पास से पॉलीथिन में रखा करीब 5 किलो गोमांस पाया गया, जिनके पास उक्त गोमांस अपने कब्जे में रखने के संबंध में कोई अनुमति संबंधी दस्तावेज नहीं पाए गए, जिनका यह कृत्य धारा 5/9 मध्य प्रदेश वंशवध प्रतिषेध अधिनियम 2004 का पाए जाने से दोनों माँ बेटे को कब्जे से गोमांस बरामद किया गया और दोनों माँ बेटे को उक्त अपराध में गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें 21 मई को न्यायालय में पेश किया जाएगा। 19 मई 2022 को वन परिक्षेत्र समनापुर बफर जोन वनमंडल कान्हा टाइगर रिजर्व मंडला के अंतर्गत पंडापानी वृत्त के पंडापानी बीट कक्ष क्रमांक 206 में मुखबिर के बताए हुए अनुसार वन अमले ने रात में घेराबंदी कर बत्ता तालाब के पास विद्युत लाइन 11 kV के नीचे GI तार फंदा के द्वारा बांस खुटिया गाड़कर करंट जाल बिछाने एवं वन्य प्राणी का करंट लगाकर अवैध शिकार करने का प्रयास करने वाले लोगों को वन अमले ने रात्रि काल में ही अपनी सूझबूझ से अपराधियों को शिकार करने में नाकामयाब किया एवं घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया है। उस अपराधी को पकड़ने के प्रयास में एक अपराधी ने सब्बल लोहे के राड उठाकर वन श्रमिक को मारने का भी प्रयास किया, जिसके बचाव में बाकी वन अमले के लोग भी दौड़कर वापस आए और उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। अन्य 4 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़े गए व्यक्ति का नाम धन सिंह पिता पनऊ सिंह 15 उम्र लगभग 50 वर्ष, शाकिन पंडापानी पोस्ट बाकल तहसील बिरसा जिला बालाघाट स्थायी निवासी है। उसके विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 46,418/07 दिनांक 19 मई 2022 पंजीबद्ध किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय बैयर के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। यदि आप आगामी दिनों में बैयर या फिर सिवनी जाने की योजना बना रहे हैं तो अपने बजट को थोड़ा और बढ़ा लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपको सुगम यातायात के लिए उपलब्ध कराई गई सड़क के बदले टैक्स लेने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट के महाप्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि प्राधिकरण की सड़कों पर शीघ्र ही 4 स्थानों पर टोल नाके प्रारंभ किए जाएंगे। बालाघाट बैयर रोड पर टेकाड़ी में एवं बैयर के पास पिपरिया में टोल नाका लगाया जा रहा है। इसी प्रकार सिवनी कटंगी बोनकट्टा रोड पर ग्राम नांदी में एवं सिवनी बालाघाट रोड पर ग्राम लवादा में टोल नाका प्रारंभ किया जाएगा। श्री आड़े ने बताया कि बालाघाट जिले में इन 4 स्थानों पर टोल नाका शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए धर्मगुरु की शान में अश्लील टिप्पणी करने वाले
भाजपा किसान मोर्चा मंडल लालबर्रा के अध्यक्ष राजेंद्र परिहार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के 10 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं किए जाने से मुस्लिम समुदाय के लोगों में पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है। 20 मई को वक्फ अंजुमन इस्लामिया प्रबंध कमेटी लालबर्रा के तत्वाधान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एसडीएम संदीप सिंह को ज्ञापन सौंपकर धर्मगुरु के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता राजेंद्र परिहार को 26 मई तक गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर लालबर्रा बंद करवाने के साथ ही विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी शासन प्रशासन को दी गई। उसका निष्कर्ष ये निकला कि अभी तक जो है आरोपी की जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी वजह से जो है आज जो है आवाम यहाँ पे जुड़ी थी कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन जो है एसडीएम साहब ने 1 हफ्ते का समय मांगा है कि आने वाले जुमे तक जो है उसकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी। अगर आने वाले हफ्ते तक अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर जो है आवाम ने जो एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है वो ज्ञापन में लिखा गया है कि शनिवार के दिन जो है या संडे के दिन, शनिवार या संडे के दिन जो है लालबर्रा बंद किया जाएगा और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक हमारा आंदोलन जो है जारी रहेगा। एसडीएम संदीप सिंह ने बताया कि रानी कोठा निवासी राजेंद्र परिहार ने मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरु के प्रति अश्लील टिप्पणी की गई थी, जिसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस पतासाजी कर रही है। शुक्रवार को जामा मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझाइश दी गई कि किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन न करें। 1 सप्ताह के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यार ये जो मामला पंजीकृत हुआ है 12 तारीख को, कुछ टिप्पणियां इन लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से कर दी थी। राजेंद्र परिहार व्यक्ति है रानी कोठार का, इसके ऊपर 153 और 295 का एफआईआर दर्ज हुई है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अब लगातार साइबर का केस है तो उस पर कार्रवाई कर रही है और उसको गिरफ्तारी का भी प्रयास पूरा कर रहा है। लेकिन अभी 6 से 7 दिन में अभी वो यहाँ पे है नहीं फिलहाल, तो गिरफ्तारी हो नहीं पा रही है। आक्रोश यही था समाज का कि गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, तो आगे अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आक्रोशित होकर कुछ आंदोलन करेंगे। इसी संबंध में मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। इन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बातें यही लिखी हैं कि हम 7 दिन को और समय दे देते हैं, 7 दिन में गिरफ्तारी हो जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो समझाइश दी गई है कि पुलिस अपना तरतम से अपना सक्षमता के साथ काम कर रही है। लगभग हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अंदर गिरफ्तारी करके और इसे कार्य में लापरवाही कहे या फिर जानकारी का अभाव कि अब संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उन चिकित्सकों को भी अस्पताल में उपस्थित रहने की सूचना जारी की गई है जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। मध्य प्रदेश शासन संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा पूर्व में दिवंगत हो चुके चिकित्सक को 7 दिनों के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने न सिर्फ संपर्क करने के लिए कहा गया है, बल्कि सीएचएमओ से संपर्क कर उन्हें 7 दिनों के भीतर दोबारा कार्य में उपस्थित होने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। जारी किए गए इन निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि वे 7 दिनों के भीतर 26 मई तक सीएचएमओ से संपर्क कर कार्य पर उपस्थित नहीं होते हैं तो शासन के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई कर उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। आपको बताया कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लंबे समय से विभिन्न शासकीय अस्पतालों में अनुपस्थित रहने वाले करीब 162 चिकित्सकों की एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें बालाघाट जिला चिकित्सालय में पदस्थ 4 चिकित्सकों के नाम भी शामिल हैं, जिसमें से 3 चिकित्सक तो लंबे समय से रोजाना ही अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन एक अन्य चिकित्सक की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है। उनका नाम भी सार्वजनिक सूचना में प्रकाशित कर मृतक चिकित्सक को भी 7 दिनों के भीतर कार्य में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वहीं इन 7 दिनों के भीतर कार्य पर उपस्थित न होने पर उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने की भी चेतावनी दी गई। कार्य में लापरवाही और जानकारी के अभाव के चलते संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2019 तक जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर रामजी सिसोदिया को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मुलाकात कर कार्य में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। वहीं मृतक चिकित्सक के 7 दिनों के भीतर कार्य में उपस्थित न होने पर भी उनकी सेवाएं समाप्त किए जाने की चेतावनी दी गई, जबकि डॉक्टर सिसोदिया वर्ष 2019 में ही वीआरएस ले चुके हैं, जिसके कुछ महीनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसी मृतक चिकित्सक का नाम भी सार्वजनिक सूचना में प्रकाशित कर उन्हें पुनः कार्य पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि जो डॉक्टर कई समय से अनुपस्थित हैं, यानी ज्वाइन करने के बाद कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ पीजी करने चले जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने, और कुछ क्या होता है कि यहाँ ज्वाइन करके उनकी और कहीं अन्य नौकरी लग जाती है तो अपना विधिवत इस्तीफा नहीं देते हैं, जाके वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे डॉक्टरों को की लिस्ट अलग करने के लिए, ऐसे डॉक्टरों को लिस्ट से अलग करने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो जिसमें कि हमारे यहाँ से 3-4 डॉक्टरों की सूची में मुझे अपने यहाँ के 3-4 डॉक्टरों के नाम नजर आ रहे हैं। तो उसमें तो अधिकांश डॉक्टर कार्य कर रहे हैं और एक डॉक्टर साहब का ने वीआरएस ले लिया था, तो हो सकता है उसकी सूचना वरिष्ठ कार्यालय में नहीं हो और वीआरएस लेने के बाद में उनकी मृत्यु भी हो चुकी है।
रिटायरमेंट कब हुआ था, बीआरएस कब लिया था उन्होंने? बीआरएस उन्होंने 2019-18 के आसपास, 18 के पहले ले लिया था मेरे ख्याल से। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले और नगरीय निकाय चुनाव बाद में कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की राज्य सरकार के अफसरों के साथ एक दिन पहले चली बैठक में इस बात के संकेत मिल गए हैं। यही नहीं, पंचायत चुनाव में पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य सभी के आरक्षण की प्रक्रिया 25 मई तक पूरी करवाए जाने के भी आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने की डेडलाइन भी जारी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 50% आरक्षण की सीमा में रहकर ओबीसी के लिए सीट रिजर्व करनी होगी। जानकारी के अनुसार यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50 से कम है तो वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक होगा। किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35% से अधिक नहीं। चलिए आपको बताएं कि आंकड़ों के अनुसार इस पूरे आरक्षण को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए किसी पंचायत में कुल 10 वार्ड है, जिसमें एक वार्ड क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, 2 वार्ड अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, इस प्रकार कुल 3 वार्ड आरक्षित है, जो कुल निर्वाचन क्षेत्र का 30% है। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या पंचायत में 20% से ज़्यादा है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 यानी 2 वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। बचे हुए अन्य 5 वार्ड रिजर्व रहेंगे। यदि बात सरपंच पद की जाए तो किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 60 ग्राम पंचायत है, जिसमें 10 ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, 5 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल 15 पंचायत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो कुल ग्राम पंचायत का 25%, यदि जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 25% से ज़्यादा है तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 60 पंचायतों में से 25% यानी 15 पंचायतों को आरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 30 पंचायत अनारक्षित होगी। इसी तरह यदि जिले में कुल 7 जनपद पंचायत है, जिसमें 1 जनपद पंचायत अनुसूचित जाति और 1 जनपद पंचायत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, इस प्रकार कुल 2 पंचायतें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है, जो कुल आरक्षण का 29% है। यदि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 21% है तब भी जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 1 पद आरक्षित होगा। इस प्रकार कुल 3 पद आरक्षित होंगे। इस दौरान एक बात बता देना जरूरी है कि किसी जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 65 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 15 पंचायत अनुसूचित जाति वर्ग, 20 पंचायत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रकार 35 पंचायतें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। तो कुल ग्राम पंचायत का 54% है, जो कि आधे से अधिक स्थान है। ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित नहीं होगा। इसी तरह परिदृश्य बालाघाट जिले के भीतर बैयर, परसवाड़ा, बिरसा जनपद पंचायत में दिखाई दे सकता है। 25 मई तक होने वाले आरक्षण प्रक्रिया होने के बाद स्थिति और पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जिले के बहुचर्चित डबल मनी मामले में 20 मई को एक बार फिर लांजी गिरनापुर क्षेत्र की जनता का आक्रोश सामने आया। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहों में 3 घंटे तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। घटनाक्रम के दौरान अंततः बेकाबू हो रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया। वहीं उपद्रव मचा रहे आधा दर्जन लोगों को पकड़ा भी गया है। आपको बता दें कि लांजी किरणापुर से बाइक पर सवार होकर सैकड़ों की संख्या में लोग शुक्रवार को जिला मुख्यालय रैली के रूप में पहुंचे। बालाघाट पहुंचकर लोगों के द्वारा नगर के जयस्तंभ चौक और कालीपुतली चौक में जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया तथा एसपी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए, जिसके बाद लोगों के द्वारा अंबेडकर चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जो काफी देर तक चला। इस दौरान लोगों का आक्रोश इतना अधिक बढ़ गया कि भीड़ की ओर से कुछ पत्थर चलना शुरू हुए। तत्काल बाद पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। इस दौरान पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया गया। जिले के लांजी किरणापुर क्षेत्र में चल रहे डबल मनी मामले में 2 दिन पूर्व ही 11 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस के द्वारा उन्हें जेल भेज दिया गया है, जिससे लांजी किरणापुर क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इससे आक्रोशित होकर 5 सैकड़ा से अधिक लोग शुक्रवार की दोपहर में करीब 12 बजे जयस्तंभ चौक पहुंचे। सैकड़ों लोगों के बालाघाट पहुंचने की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन के द्वारा बालाघाट मुख्यालय में पुलिस बल की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई थी। एसपी समीर सौरभ और एडिशनल एसपी विजय डाबर के द्वारा जयस्तंभ चौक और कालीपुतली चौक में पुलिस बल तैनात किया गया।
दिन भर चले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के दौरान एडिशनल एसपी विजय डावर और एसडीएम केसी बोपचे पूरी कमान संभालते रहे। जयस्तंभ चौक में लांजी क्षेत्र की जनता के पहुंचते ही दोपहर करीब 12:30 बजे से पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जो काफी देर तक चला। लोगों का भारी आक्रोश पुलिस प्रशासन के खिलाफ नजर आया। लोगों का सिर्फ यही कहना था कि सोमेंद्र कंकरायने को और जो अन्य लोग जेल में भेजे गए हैं उन्हें रिहा किया जाए। काफी देर तक जयस्तंभ चौक में विरोध प्रदर्शन होने के बाद भीड़ काली पुतली चौक पहुंची, जहां उनके द्वारा जमकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। इसके बाद पूरी भीड़ दोनों चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंची। यहां लोगों के आक्रोश को देखते हुए वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। यहां भीड़ काफी उग्र हो चुकी थी। अंबेडकर चौक से मोती नगर की ओर एक चौपहिया वाहन गुजर रहा था। उस दौरान उसमें कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ भी कर दी गई थी तथा उसके बाद लोगों की ओर से पुलिस तरफ कुछ पत्थर भी चलने लगे। इसे देखते हुए पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए गए, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। इस दौरान पुलिस के द्वारा चारों मार्ग पर लोगों को खदेड़ा गया, जिसमें लोग भाग खड़े हुए। यहां मौके पर अंबेडकर चौक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आशुतोष राय पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसके बाद वे स्वयं ही सुरक्षा उपकरण पहनकर मोर्चा संभालने पुलिस अधिकारियों के साथ निकल पड़े। जनता ने अपने खुशी से पैसे दिए हैं, कोई एक रिपोर्ट नहीं डाला है। उस बेरहमी से और रात को 2:30 बजे रात को छापा मारकर उनको अरेस्ट किया गया। बाकी ये पैसे पब्लिक का है, पब्लिक ने अपने खुशी से दिए हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए आप लोग? हमको ये होना चाहिए सोमेंद्र भैया, अमा डारे और अजय तिरके, उन जितने सब लोग हैं ना, उनको रिहा किया जाए और जैसे आएंगे वो पब्लिक को अपने आप खुशी से वो देंगे। और हम पब्लिक को सबको भरोसा है, उनको टिका हुआ है कि वो पैसा किसी का व्यथा नहीं जाए, वो एक का बदला डबल करके देंगे। पर ये पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अनजाने में उनको उठाया है। और तो क्या विषय को लेके आना हुआ था और क्या चाहते हैं आप लोग? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारा सोमेंद्र भैया और जो अन्य साथी हैं उनको रिहा करना चाहिए, क्योंकि वो पहले तो अपना 100 एकड़ प्लाट बिगाड़ के लोगों के लिए जो भी काम किया, हमारे पास वो पैसे लेने नहीं गया, हम खुद अपने मर्जी से लाके दिए हैं और वो सबका पैसे दे रहा है बराबर। तो शासन प्रशासन को इसके लिए काय के लिए उसके ऊपर मुद्दा उठाना चाहिए। जब हम कोई रिपोर्ट नहीं डाले, कुछ नहीं, और जब ये गए पैसे लाए रातों रात, तो किसी का पंचनामा बना करके लाए हैं। अच्छा, आज जैसे कि आप जिला मुख्यालय पहुंचे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? सर, हम सोमेन भैया का यही चाहते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र में जो डबल मीनिंग वाला डबल करके जो पैसा आ रहा था, इसको क्या आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? सही है सर। क्यों सही है? क्योंकि सर वो आज तक किसी का गलत नहीं किया है, ना कि किसी का पैसे जब्ती किए हैं। जिसका जितना पैसे है उसका डबल जो भी है वो बराबर ईमानदारी से दे रहे हैं, किसी का पैसे का फंड नहीं किया है। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि चिटफंड कंपनियां आती है, बंद हो जाती है, तो क्या इसमें भी है कुछ ऐसा कुछ? चिटफंड का पैसे नहीं है, हम अपनी मर्जी से पैसे दे रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे हैं समय पे। अच्छा, जैसे पुलिस ने भी एक हेल्प डेस्क बनाया है। हाँ। हेल्प डेस्क में यह है कि आप अपनी शिकायत कीजिए तो आपको पैसा मिलेगा। सर, हमने पुलिस से कंप्लेंट करके पैसे जमा नहीं किए हैं। जो पैसे लेने के लिए पुलिस कंप्लेंट करे, हम अपने मर्जी से पैसे जमा किए हैं। और सबसे पहले सोमेन भैया की रिहाई चाहिए। तो क्या आपका भी पैसा लगा था? कितना पैसा लगा था आपका? हाँ, मतलब लगभग कितने लोगों का तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें अब क्या चाहते हैं आप? हमको सोमेन भैया की रिहाई चाहिए। अच्छा, आज बालाघाट मुख्यालय पहुंचे थे, क्या मांग है आप लोग की? को रिहा करो, अजय तिरके को रिहा करो। उसने किसी का चोरी नहीं किया है। गरीब आदमी हम लोग, उनके हमारे पेट पालते हैं वो लोग, वो हमारे को मजदूरी देते हैं। हम गरीब आदमी है, रोड मकान है, उसके लिए मटेरियल देता है वो। एक व्यक्ति ने तो यह भी कहा कि डबल मनी का यह सब खेल गलत था, तो यह सब पिछले 10 वर्षों से चल रहा था। उस दौरान उस व्यक्ति के द्वारा जिले के लेकर प्रदेश के राजनीतिक लोगों को आड़े हाथ लिया गया और बताया गया कि यह सब राजनीतिक षड्यंत्र है, सब एक हो गए हैं। मतलब जो पुलिस ने कार्रवाई की, इसको किस रूप में देखते हैं आप? किस रूप में देखते हैं? अजय भैया ने किसी का बुरा नहीं किया है और आज तक किसी को ऐसा कुछ अन्य शब्द भी नहीं बोला है। मुख्यमंत्री से जो मकान आया है उसके बारे में वो लोहा सीमेंट जो भी अपने पैसे से देता है, हम लोग उसको राशि पहुंचाते हैं, वो हम लोगों को देता है बस। आपको बताया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उपद्रव करने वाले करीब आधा दर्जन लोगों को पकड़कर कोतवाली थाने में लाया गया
तथा कुछ वाहनों को भी पकड़ना भी बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी प्रमुख चौराहों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। आज किरनापुर और लांजी क्षेत्र से बड़ी संख्या में बाइक के माध्यम से लोग आए और शहर में इन्होंने प्रदर्शन किया। आरोपियों के फेवर में उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर अगर अव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा तो वो उसमें हम लोग कड़ा कदम उठाएंगे। जहाँ तक आरोपियों की बात है तो इनकी बेल कोर्ट से ही होगी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और इनके जो भी समर्थक आए हैं मैं उनसे फिर से अपील करता हूं, मैंने और कलेक्टर साहब ने कल भी अपील जारी की थी, यदि आप इनकी फर्जी फ्रॉड स्कीम्स में निवेशक हैं तो कृपया जो हेल्प डेस्क बने हैं वहाँ पे पहुँच के अपना आवेदन दें। विधि अनुसार आपको आपके जो भी निवेश है वो वापस कराने के प्रयास किए जाएंगे, जो विधि में जिस तरह का प्रावधान दिया उसके अनुसार। पर इस तरह से उग्र प्रदर्शन से ये कानून व्यवस्था को यदि हाथ में लेंगे तो इसमें पुलिस तो कार्रवाई करेगी ही, और मुझे लगता है कि आरोपियों के लिए भी, आरोपियों की बेल के लिए भी ये एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, जिसमें ये मैसेज जाएगा कि यदि आरोपियों को बेल पे रिहा किया जाता है तो वो साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। इनके समर्थक यदि इतना उग्र हो सकते हैं तो हो सकता है कि वो साक्षियों को भड़काएं, उनको धमकाएं, तो ये साक्ष्य प्रभावित करने वाली स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आप इन सभी से निवेदन है, जितने भी इनके समर्थक हैं, जितने भी लोग जिन्होंने निवेश किया है, कि जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए आप आवेदन लगाएं अपना प्रमाण के साथ, अपनी आईडी के साथ कि मैंने इस स्कीम में इतना निवेश किया था। विधि अनुसार मैंने पहले ही बताया, कलेक्टर साहब ने भी अपील जारी की है कि सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके निवेश का पैसा